मेरा नाम मनोहर है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ सपनों की उम्र छोटी और जिम्मेदारियों का कद बहुत लंबा होता है। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर वाले से डरिए, ये सब सफ़ेद झूठ है। मेरे लहजे में साफ कपकपाहट थी और आंखों में बेबसी तैर रही थी। जब मैंने हथकड़ी लगे हाथ जोड़ दिए, तो इंस्पेक्टर ने नफरत भरी नज़र से मेज़ पर पड़ा हुआ डंडा उठाया और मेरी तरफ घुमाते हुए गुर्राया, ये ड्रामा बंद कर, सच सच बता, कितने टाइम से ये जहर बेच रहा है लोगों को। हमें सब खबर मिल चुकी है और लैब की रिपोर्ट भी तेरे खिलाफ जाएगी। मैं बेबस सा अपनी पत्नी की तरफ देख बैठा। वो कोने में खड़ी हुई कांप रही थी। उसकी आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। सर, मेरी माँ गवाह है। मेरी आवाज़ रोनेहार हो गई। हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, ये किसी की साजिश है। इतना सुनते ही सिपाही ने मुझे कॉलर से पकड़कर जोर से खींचा। चल हट, अंदर चल। बड़े बड़े देखे हैं तेरे जैसे मासूम। आज तेरी जमानत करवाने वाला कोई भी नहीं आएगा। यहाँ मैं हवालात की सलाखों के पीछे जमीन पर गिर पड़ा था और अंधेरा मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे फैलने लगा। तभी अचानक थाने के बाहर एक बड़ी सी सरकारी गाड़ी के टायरों की तेज आवाज सुनाई दी। मुझे नहीं पता था कि ये गाड़ी मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आई है या फिर मेरी किस्मत बदलने, लेकिन इतना जरूर तय था, उस रात के बाद मनोहर पहले जैसा कभी नहीं रहने वाला था। मेरे पापा शुरू से ही दूध बेचने का काम किया करते थे। ये हमारा खानदानी काम था और हमारे घर की दाल रोटी भी इसी सफ़ेद दूध की कमाई से चलती थी। पापा ने शहर के आबाद इलाके के छोटे से बाजार में दुकान बना रखी थी। उनका रूटीन था कि वो सुबह सवेरे उठते, अपनी पुरानी साइकिल निकालते और शहर के साथ लगता गांव की तरफ निकल जाते। वहां से ताज़ा और शुद्ध दूध इकट्ठा करते, उसको ड्रम में भरते और फिर लाकर शहर की दुकानों पर बेचते। मैं बचपन से उनको यही मेहनत करते हुए देख रहा था। उनके चेहरे पर कभी थकावट नहीं देखी, बल्कि वो हमेशा मुस्कुराकर कहते थे कि मनोहर बेटा, ये मेहनत का काम है और इसमें बहुत कमाई होती है। मैंने 12वीं क्लास का एग्ज़ाम पास किया ही था कि अचानक से हमारे घर में मुसीबत टूट पड़ी। पापा को दिल का दौरा पड़ा और वो हमें रोता बिलखता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चले गए। घर में तो कोहराम मच गया था। मैं इकलौता भाई था और मुझसे छोटी 4 बहनें थीं। पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब घर का बैठक खाली हो गया, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधों पर अचानक बहुत भारी वजन आ गया। माँ पापा के दुख में बहुत निढाल और बहनें सहमी हुई मेरी तरफ देख रही थी। मनोहर बेटा, अब तुम ही इस घर के मर्द हो, माँ ने नम आंखों से मेरे माथे को चूमते हुए कांपती आवाज में कहा था। मैंने माँ के हाथ को पकड़ लिया और उनको हौसला दिया कि माँ, आप फिक्र नहीं करिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बहनों और आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैंने अपने पापा का कारोबार संभालने का फैसला किया। कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी कर लेना चाहिए, पर मैं जानता था कि नौकरी की सैलरी में 4 बहनों की शादी और घर का खर्च चलाना नामुमकिन था। अगली सुबह मैंने पापा की पुरानी रूटीन को अपना लिया। मैं सुबह सवेरे उठता, पापा की मोटरसाइकिल के पीछे दूध वाले बड़े बड़े बर्तन बांध लेता और गांव की कच्ची सड़कों पर निकल जाता। ठंड की ठिठुरती हुई सुबह हो या फिर गर्मियों की तपती हुई दोपहर, मैंने कभी भी छुट्टी नहीं की। गांव के घर घर से दूध इकट्ठा करता, ताज़ा और शुद्ध दूध का ड्रम भरकर लाता और अपनी दुकान पर आकर बैठता। बाजार के लोग मुझे पापा की परछाई कहते थे। अरे मनोहर, तुम तो बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। वही ईमानदारी और वही मेहनत। साथ वाली दुकान पर बैठने वाले सतीश चाचा अक्सर मुझे देखकर कहते थे और खुश होकर मुझे आशीर्वाद देते। मुझे ये काम करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती थी। ये हमारा खानदानी काम था। पापा के भी पापा यानी कि मेरे दादाजी भी यही काम करते थे। मेरे लिए तो ये फ़ख्र की बात थी कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाने की जगह मेहनत मजदूरी कर रहा था। कारोबार में अच्छी कमाई होती, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी। दूध में पानी मिलाना तो दूर की बात, पानी का छींटा तक नहीं मारता था। वक्त तेजी से गुजरता गया। ऊपर वाले ने मेरे काम को और बढ़ा दिया। मैंने एक एक करके अपनी 2 बड़ी बहनों की भी शादी कर दी। वो अपने अपने घरों में खुश थीं। अब घर में मैं, माँ और 2 छोटी बहनें ही रह गई थी। मेरे तीसरे नंबर वाली बहन की बातचीत भी पक्की हो गई थी और हम शादी की तैयारियों के लिए पैसे जोड़ रहे थे। एक रात खाने के बाद माँ मेरे पास आई और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। मनोहर बेटा, तुमने तो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है।
शाबाश। और अपने से छोटी बहनों को इज्जत से तुमने उनके घर का कर दिया। अब मेरी मानो तो तुम भी अपना घर बसा लो। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारे सर पर सहरा सज जाए। मैं मुस्कुराया और रोटी का निवाला तोड़ते हुए माँ की तरफ देखा। माँ, अभी कहाँ? अभी तो बहुत काम बाकी है। पहले बाकी दो बहनों का फर्ज भी पूरा करना है, उनके हाथ पीले करने हैं। फिर मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा और अपना घर बनाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी हिम्मत बनी रहे। माँ की आंखों में नमी तैरने लगी थी। जीते रहो बेटा, ऊपर वाला तुम्हें बहुत कामयाबी दे। हमेशा खुश रहो। तुम जैसे बेटे किस्मत वालों को ही मिलते हैं। हमारा कारोबार अच्छा चल रहा था और मुझे किसी चीज़ की कोई तकलीफ भी नहीं थी। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती और सब मेरे ताज़ा दूध की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, पर कहते कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। अचानक से हमारी सुकून भरी जिंदगी में तूफान ने दस्तक ले ली थी। मेरी तीसरे नंबर वाली बहन, जिसकी मंगनी हमने शहर के ही एक अच्छे घराने में कर रखी थी, उसके ससुराल वालों की नीयत अचानक से खराब होने लगी। पहले तो वो छोटी मोटी ही डिमांड करते थे, जिनको हम खामोशी से पूरा कर देते थे, पर उनकी मंगनी, उनकी मांग अब बढ़ती ही जा रही थी। एक शाम में दुकान बंद करके थका हुआ घर पहुंचा तो घर का माहौल कुछ अजीब सा था। बैठक में मेरी तीसरी बहन जमीन पर बैठी हुई बुरी तरह से रो रही थी और माँ के चेहरे पर गुस्से और परेशानी के आसार दिख रहे थे। क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्यों रो रही है? मैंने घबराकर मोटरसाइकिल का स्टैंड लगाया और तेजी से बहन की तरफ गया। बहन ने आंखें उठा ली तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो इस बीच मुश्किल से बोली कि भाई, वो लोग कह रहे हैं कि शादी पर उनको मोटरसाइकिल भी चाहिए और दहेज में फर्नीचर भी सब नया होना चाहिए। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा, पर माँ, हमारी बात तो तय हो गई थी कि हम सादा सी शादी करेंगे और वो लोग कुछ डिमांड नहीं करेंगे। माँ ने माथे पर हाथ मारा और गुस्से से बोली कि लालची लोग हैं सब के सब। आज उन लोगों ने कहलवाया है कि अगर मनोहर मोटरसाइकिल नहीं दे सकता तो हम ये रिश्ता भी ख़त्म कर देंगे, और अगर शादी के बाद मोटरसाइकिल नहीं मिली तो वो लड़की को घर में दाखिल नहीं होने देंगे। मेरा खून खौल उठा था। भला ये क्या बदतमीज़ी है? माँ, ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। मैं अभी जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि ज़ुबान देकर ऐसे मना करना कहाँ की शराफत है। मैंने जाने के लिए बोला है तो मेरी बहन ने दौड़कर मेरे पैर पकड़ लिए। नहीं भाई, ऊपर वाले के लिए आप वहाँ पर नहीं जाना। अगर आपने उनसे लड़ाई करी तो वो रिश्ता भी तोड़ देंगे और इस तरह मेरा और ज़्यादा तमाशा बन जाएगा। भाई, आप नहीं जानते, लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि ज़रूर मेरे किरदार में कोई कमी है, इसीलिए रिश्ता टूटा होगा। भाई, कोई भी सच्चाई नहीं देखना चाहता, बस इधर उधर से सुनी बातों को फैलाकर उसे ही सच्चा बना देते हैं। उसकी बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया। वो और मेरी मंगनी भी टूट गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगी। मैं वहीं पत्थर का हो गया था। एक तरफ मेरी बहन की इज्जत और उसके आंसू थे, तो दूसरी तरफ मेरी मजबूरी। मैं पहले ही बहनों की शादी के लिए बैंक से और कुछ दोस्तों से भी कर्ज ले चुका था। अभी तक वो पुराना वाला कर्जा भी नहीं दिया था कि ये नई मुसीबत मेरे गले में पड़ गई। माँ ने बहन को कंधों से पकड़कर उठाया और बोली कि बेटी, ये तेरा इकलौता भाई है, इसकी जान लेगी क्या? अगर तेरे ससुराल वालों की आज इतनी डिमांड पूरी कर दी तो कल को वो कार मांगेंगे और परसों को कुछ और मांगेंगे। ये भूखे लोग हैं, उनका पेट तो कभी भी नहीं भरेगा। ऐसे घर में रिश्ता करने से बेहतर है कि लड़की कुंवारी ही बैठी रहे। पर माँ, आप नहीं समझती हैं, अब बहुत देर हो गई है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, बहन ने रोते हुए कहा था। उसके शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। मैंने गहरा सांस लिया और बहन के सर पर हाथ रखकर बोला कि रो मत पगली, मैं हूं ना तेरा भाई, अभी जिंदा है, तुझे तेरी खुशियां मिलेंगी। वो मोटरसाइकिल मांगते हैं ना, मैं दूंगा उनको मोटरसाइकिल। तेरा घर बस जाए, इससे बढ़कर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मनोहर, तुम पागल हो गए हो? कहाँ से लाओगे इतने पैसे? माँ ने परेशानी से मेरा बाजू पकड़कर हिला दिया था। मैंने मुस्कुराकर अपनी नम आंखों को छुपाने की कोशिश करी। अरे माँ, ऊपर वाला है ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। आप बस अपनी बेटी की शादी की तैयारी करिए। मैं कल ही जाकर नई मोटरसाइकिल बुक करवाता हूँ। उस रात में छत पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। मेरे पास कोई भी इस परेशानी का हल नहीं था, सिवाय उसके कि मैं और ज़्यादा कर्ज उठा लूँ। अगले दिन मैंने बाजार के एक बड़े कोठी वाले से भारी ब्याज पर कर्ज लिया। मेरा दिल कांप रहा था
क्योंकि मैं जानता था कि अगर कारोबार में ज़रा से भी ऊंच नीच हो गई तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। पर बहन का रोते हुए चेहरा मुझे कोई और रास्ता देखने ही नहीं दे रहा था। मैंने कर्ज लेकर बहन के ससुराल वालों को खुश करने और उसका घर बसाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली। बहन की शादी हो गई और वो अपने ससुराल विदा होकर चली गई। घर में फिर से सुकून तो हो गया था, पर मेरे माथे पर फिक्र की लकीर गहरी हो गई थी। कर्ज की किस्त और घर का खर्चा पूरा करना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ हिसाब किताब ही कर रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और दोपहर का वक्त था। ग्राहक कम थे। मैं काफी परेशान बैठा हुआ था। रजिस्टर पर लिखे हुए उधार, वो लिखा हुआ हिसाब मुझे मुंह चढ़ा रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई दुकान के पास खड़ा हुआ है। मैंने नजर उठाकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 5 साल ही होगी, रोता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। उसके कपड़े मैले कुचैले गंदे से थे और पाँव में टूटी हुई चप्पल पड़ी थी। उसके चेहरे पर धूल और आंसू का मिला जुला एहसास था और बेबसी की तस्वीर बन रहा था। अंकल, थोड़ा दूध दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, हाथ फैलाकर सिसकियों के बीच कहा था। मैं उस वक्त बहुत ही दबाव और परेशानी में था। मेरा दिल चाहा कि उसको डांटकर भगा दूं। यहाँ तो मैं खुद मुसीबत में हूँ और ये भीख मांगने वाला आ गया। पर फिर मैंने एक नज़र उस बच्चे की भूखी आंखों में देखा। उन आंखों में ऐसी वीरानी थी जिसने मेरे दिल को पिघलाकर रख दिया। मैं सोचने लगा कि इतना छोटा सा बच्चा अकेले यहाँ पर क्या कर रहा है? ये आया कहाँ से है? बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है और तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने दुकान से बाहर निकलकर देखा तो थोड़ी ही दूर एक खंबे के साए में एक औरत खड़ी हुई थी। उसने पुरानी सी चादर ओढ़ रखी थी और उसका चेहरा लाल हो रहा था। वो शायद शर्मिंदगी की वजह से दुकान तक नहीं आ रही थी। मुझे देखते ही उसने नज़र झुका ली, पर मैं इतनी दूर से भी उसकी आंखों में देख सकता था। वो एक माँ थी जो अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर अपनी खुददारी का सौदा करने आई थी। मेरे अंदर का इंसान जाग उठा। मैंने फौरन से एक प्लास्टिक की थैली निकाली और उसमें दूध डाला। मैंने दुकान से बिस्किट का एक पैकेट भी उठाया और काउंटर के बाहर निकल आया। मैंने बच्चे के हाथ में दूध की थैली और बिस्किट पकड़ा दिए। वो बच्चा दूध और बिस्किट देखकर ऐसे खुश हो रहा था कि जैसे उसको दुनिया का खजाना मिल गया हो। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया। मैं भी धीरे कदमों से उनके पास पहुंच गया। वो औरत मुझे आता हुआ देखकर घबरा गई थी और दुपट्टे से चेहरा और ज्यादा ढक लिया। भाई, ऊपर वाला आपका भला करे। मैं भीख नहीं मांगती हूँ, बस बच्चे भूखे थे और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपका कर्ज लौटा दूंगी। उसकी आवाज़ में दर्द और मजबूरी की हद थी। नहीं बहन, आप शर्मिंदा नहीं करिए। ये कर्ज नहीं है, ये इस बच्चे का नसीब था जो मुझ तक पहुंच गया। बस और आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप दुकान से दूध ले जाया करिए। बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। वो औरत मेरे लिए प्रार्थना करती हुई वहां से चली गई। न जाने क्यों ये 1 किलो दूध उस बच्चे को देकर मुझे जो खुशी महसूस हो रही थी वो लाखों रुपए कमाकर भी शायद नहीं मिलती। मेरे दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया था। मैं वापस दुकान पर आकर बैठ गया तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर साथ वाली दुकान का लड़का भी हैरान हो रहा था। कौन थी वो मनोहर भाई? दुकानदार ने मुझसे पूछा था। मुझे नहीं पता यार, कोई ज़रूरतमंद लग रही थी, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। अरे मैं जानता हूँ उसको, दुकानदार ने छुपे हुए अंदाज में कहा कि ये बेचारी विधवा है। अभी कुछ महीने पहले ही इसका पति एक हादसे में मर गया था। यहाँ पर करीब ही एक छोटे से किराए के क्वार्टर में रहती है। 2 बच्चे हैं इसके, बेचारे, जिनका कोई आसरा या सहारा भी नहीं है। मालिक मकान भी किराए के लिए परेशान करता रहता है। पर ये बड़ी खुददार औरत है, लोगों के घर में काम कर करके गुजारा कर लेती है। पर आजकल शायद इसका काम छूट गया। ये सुनकर मुझे दुख हुआ। एक तो वो विधवा औरत और 2 अनाथ बच्चे। मेरे दिमाग में अपने पापा के मरने के बाद का पूरा वक्त घूम गया था। हमें तो फिर भी पापा दुकान देकर गए थे, उस बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं था। उस दिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपनी दुकान के लड़के को बुलाकर समझाया कि देखो, उसका घर वो सामने वाली गली में है। कल से तुमने रोजाना सुबह सबसे पहले 1 किलो दूध उनके घर पर देकर आना है, समझे? और खबरदार, जो उनसे पैसे भी मांगे तो अगर उन्होंने कुछ पूछा तो उनसे कह देना कि मनोहर भाई ने भेजा है आपके बच्चों के लिए। लेकिन भाई, मुफ्त में? छोटू ने हैरत से पूछा था। हाँ, मुफ्त में। समझ लो ये हमारी दुकान की तरफ से दान करने का हिस्सा है। ये भलाई है
और इसका सिला ऊपर वाला देगा। हो सकता है कि उन अनाथ बच्चों की प्रार्थना से ही हमारी मुश्किलें भी हल हो जाएं। उस दिन से ये मेरा रूटीन बन गया था। हर रोज मैं उनके घर 1 किलो दूध भिजवा देता था और कभी कभी साथ में डबल रोटी या ब्रेड भी रखवा देता था। मुझे ये करके जो सुकून मिलता था वो मैं बता नहीं सकता। पर मुश्किल ये थी कि घर में भी हिसाब देना पड़ता था। मेरी माँ बहुत हिसाब किताब वाली औरत थी। वह हर रोज मेरे घर आने पर मुझसे दूध का हिसाब लेती और खर्च निकाल कर जो पैसे बचते थे वो अपने पास ही जमा कर लेती थी, ताकि हम धीरे धीरे कर्ज भी उतार सकें। कुछ दिन गुजर गए थे तो माँ ने भाप लिया कि कुछ ना कुछ तो झोल जरूर है। अरे मनोहर, आजकल पैसे इतना कम क्यों ला रहे हो? क्या दूध कम बिक रहा है या फिर तुम कोई उल्टा सीधा खर्च करने लगे हो? माँ ने पैसों को गिनते हुए शक भरी नजरों से मुझे देखा था। मैं उस पल घबरा गया। मैं माँ से झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर सच बोलने से डर भी रहा था। नहीं माँ, वो दरअसल एक बेचारी विधवा औरत है ना मोहल्ले में। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं अनाथ। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता, तो उनको 1 किलो दूध देकर आ जाता हूँ। माँ ये सुनते ही बुरी तरह हैरत में आ गई। अरे मनोहर, तेरा क्या दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हमारे ऊपर इतना ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है और तुम वहां पर नवाब बनकर मुफ्त में दूध बांट कर आ रहे हो। माँ, वो बहुत ज्यादा मजबूर है। मैंने सफाई देने की कोशिश की। हम कोई खजाने के मालिक हैं क्या जो ऐसे ही रहेंगे? पहले ही इतना सारा कर्ज है तुम्हारे सर पर। बंद कर दो ये सब, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने माँ के गुस्से के सामने सर झुका लिया, पर मेरे दिल ने इस बात को मंजूर नहीं किया था कि मैं वो दूध देना बंद कर दूं। मैंने मुस्कुराकर माँ के घुटनों को छुआ कि कुछ नहीं होता माँ, जहाँ पर हमारे इतने सारे नुकसान पूरे होते हैं ये भी पूरा हो ही जाएगा। और ऊपर वाला बहुत बड़ा है कि मैं घर को बर्बाद कर रहा हूँ, पर मैं ये सोचता हूँ कि वो बच्चे पेट भरकर दूध पी रहे होंगे तो मेरे दिल को अजीब सी ठंडक मिलती थी। माँ की नाराजगी सह लेता था, उसी तरह दूध उनके घर भिजवा देता। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ये छोटा सा काम, ये छोटी सी भलाई मेरे लिए आने वाले कल में किस तरह से मेरे सामने आएगी। पर फिलहाल तो मैं कर्ज और जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबा हुआ हूँ। एक मामूली सा दूध वाला था जो अपनी भलाई करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन मैं हिसाब किताब कर रहा था। गर्मी की तेजी में कुछ कमी आ गई थी और मौसम बदल रहा था। छोटू उस औरत के घर दूध की थैली लेकर गया। 10 मिनट बाद ही वो वापस आ गया। उसके हाथ में दूध की थैली वैसे की वैसे ही मौजूद थी। ये क्या हुआ छोटू, तू आज दूध वापस क्यों लेकर आ गया? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा था और पूछा, तो उसने कहा कि भाई, उनके घर पर तो ताला लगा हुआ है। मैंने कुंडी खटखटाई, आवाज भी दी, पर कोई बाहर नहीं निकला था। उसके लिए मुझे भी हैरानी थी। कहीं इमरजेंसी होगी या फिर रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे। तुम ऐसा करो, ये दूध फ्रिज में रख दो, शाम को दोबारा से चक्कर लगाना। मैंने खुद को तसल्ली दी थी और दोबारा से काम में बिजी हो गया था। शाम को मैंने छोटू को दोबारा से भेजा, पर फिर से वही बात सुनकर मायूस हो गया। घर पर मैं वापस लौटा। घर पर भी अब बड़ा सा ताला लगा हुआ है। मेरा दिल पता नहीं किन किन ख्यालों में खोने लगा। वो विधवा औरत थी, उनका कोई भी सहारा नहीं था। वो अचानक से कहाँ पर जा सकती थी? अगली सुबह मैं खुद दुकान खोलने से पहले उस मोहल्ले की तरफ निकल गया। उनके छोटे से खराब हाल क्वार्टर के दरवाजे पर सच में एक जंग से लगा हुआ ताला लगा पड़ा था। मैंने देखा तो पड़ोस में एक बुजुर्ग औरत बाहर निकलती हुई दिखाई दी। मैंने आगे बढ़कर उनसे पूछा। बुजुर्ग औरत ने चश्मे को ठीक करते हुए गौर से मेरी तरफ देखा। बेटा, वो तो कल रात ही मकान खाली करके चली गई है। कहाँ पर गए हैं? कुछ बताकर गए हैं क्या? मेरे लहजे में उस बात को जानने की बेचैनी बढ़ गई थी। मुझे फिक्र थी कि उनके पास तो किराए के पैसे भी मुश्किल से जमा होते थे। वो कहाँ पर गए होंगे? नहीं बेटा, किसी को कुछ भी नहीं बताया। बस कह रही थी कि ऊपर वाले ने उनके लिए कोई वसीला बना दिया। शायद किसी दूसरे शहर गए हैं। वो अपने रास्ते से रास्ते पर चल पड़े और मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उस दरवाजे को देखता रहा। साल 2 साल तक मैं उनको लगातार दूध देता रहा था और मेरे दिल में इन बच्चों के लिए एक अजीब सा अपनापन पैदा हो गया था। उनका ऐसा अचानक से बिना बताए यहाँ से चले जाना मुझे बहुत उदास कर गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी कोई जिम्मेदारी अधूरी रह गई हो। क्या मैं मदद नहीं कर सकता था? क्या वो किसी मजबूरी में है? सवाल बहुत सारे थे, पर जवाब देने वाला कोई भी नहीं। महीने साल में बदलते चले गए और उनका जिक्र धीरे धीरे मेरे दिमाग से भागने लगा। मेरा सारा ध्यान अब कारोबार को बढ़ाने और कर्ज उतारने पर ही था। उसमें बढ़ावा किया था कि छोटू भी हैरान रह गया
और दूध लाना मेरी आदत बन गई थी। मिलावट का दूध का दौर था, हर कोई पानी मिलाकर बेच रहा था, इसलिए बिना मिलावट का ताज़ा दूध लोगों के लिए तोहफा बन गया। ग्राहकों का भरोसा अब इतना पक्का हो गया था कि लोग दूर दूर से मेरी दुकान पर आते। 3 साल के टाइम में मैंने सिर्फ वो सारा कर्जा उतार दिया जो बहन की शादी पर लिया था, बल्कि बैंक में कुछ रकम भी जमा कर ली थी। बहनें अपने घर में खुश थीं और उनके ससुराल वाले भी अब इज्जत करते थे, क्योंकि उनके लालची जुबान बंद करने का बंदोबस्त मैं खुद कर चुका था। एक रात खाने के बाद माँ ने फिर से वही पुरानी बात कर दी। मनोहर, अब तो बहनें भी अपने घर की हो गई हैं, कारोबार भी सेट हो गया। अब मेरी सुनोगे? मेरे सफ़ेद बालों का ही कुछ इलाज कर लो। पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। मैंने मुस्कुराकर गिलास पकड़ लिया और माँ के पाँव दबाने लगा। मैं मना कर सकता हूँ क्या आपकी किसी बात का? आप जहाँ पर भी कहेंगी मैं शादी कर लूँगा। बस बहू ऐसी हो जो आपका ख्याल रख सके और मेरे घर को संभाल सके। माँ का चेहरा खिल उठा था। मैंने लड़की पहले से ही पसंद कर रखी है। उसका नाम रुचिका है। बहुत ही सलीकेमंद और अच्छी बच्ची है। गरीब घराना है। मुझे माँ की पसंद पर पूरा भरोसा था। कुछ ही दिनों में सादगी से न ज्यादा शोर शराबा, न ज्यादा मेहमानों का आना जाना, बस एक आम और सादी सी शादी हुई और रुचिका हमारे घर आ गई। वो सच में बहुत ही अच्छे व्यवहार की लड़की साबित हुई थी। उसने आते ही हमारे घर को बिल्कुल स्वर्ग बना दिया था। वो माँ के ख्याल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती और मेरे हर सुख दुख का ख्याल रखती थी। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। कारोबार फैलता चला जा रहा था। दुकान छोटी पड़ने लगी तो मैंने साथ वाली दुकान भी खरीदकर अपनी दुकान में शामिल कर ली। अब मैं शहर के बड़े दूध बेचने वालों में शामिल होने लगा था। मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा था। मैं ऊपर वाले का शुक्र करता कि उसने मुझे इस कामयाबी तक पहुंचाया। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान तरक्की करता है तो उसके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। हमारे बाजार के कोने पर एक प्रॉपर्टी डीलर और होटल का मालिक भी था, मालिक सुभाष। वो इस इलाके का बदमाश तरीके का आदमी था और उसकी नज़रें शुरू से ही मेरी दुकान पर थी। मेरी दुकान जिस जगह पर थी, बहुत ही बड़ा कमर्शियल हिसाब से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और मालिक सुभाष वहाँ पर एक बड़ा सा प्लाजा बनाना चाहता था। एक दिन मैं दुकान पर मौजूद था कि मालिक सुभाष अपने 2 चमचों के साथ दुकान में दाखिल हुआ। उसके मुंह में पान था और चाल में घमंड। और सुनाओ मनोहर, कारोबार कैसे चल रहा है? उसने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराहट से पूछा था। सुभाष साहब, मैंने उनका जवाब दिया, लेकिन मैं उसके इरादों से डरा रहता था। काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हो, मुझे सब पता चलता रहता है। उसने ज़ोरदार हंसी के साथ ये बात कही थी। वो दरअसल बात यह है मनोहर कि मैं तुमसे एक सौदा करने के लिए आया हूँ। तुम ये दुकान मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसकी मार्केट वैल्यू से भी दुगनी कीमत दूंगा। इतने पैसे मिलेंगे कि तुम शहर के किसी भी कोने में जाकर आराम से बंगला बना लोगे। मेरा दिल धक से रह गया। ये दुकान मेरे पापा की निशानी थी। उन्होंने खून पसीना एक एक करके उसको बनाया था। नहीं सुभाष साहब, आप तो जानते हैं कि ये दुकान मेरे लिए सिर्फ कारोबार नहीं है, बल्कि मेरे स्वर्गीय बाप की आखिरी निशानी भी है। मैं तो इसको बेचने का सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पर यह दुकान बिकाऊ नहीं है। मैंने नरमी लेकिन मजबूत लहजे में जवाब दिया था। सुभाष मालिक के चेहरे का रंग बदल गया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि जज्बात से कारोबार नहीं होते हैं। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा और अगर मैं एक बार कोई चीज़ पसंद कर लेता हूँ तो फिर उसको हासिल करके ही रहता हूँ, चाहे सीधी उंगली से ही घी निकालना पड़े या फिर टेढ़ी उंगली करके। ये बात सुनकर तो मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मैं किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहता था सुभाष साहब, पर मैं अपने पापा की निशानी को नहीं बेच सकता हूँ। आप तो बड़े आदमी हैं, कहीं और जगह देख लीजिए। मालिक सुभाष गुस्से से खड़ा हो गया। ठीक है मनोहर, तुमने अपनी मर्जी कर ली है ना, अब मेरी बारी है। याद रखना कि ये इनकार तुम्हें एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। तुम इस मोहल्ले में क्या, इस शहर में भी दूध बेचने के काबिल नहीं रहोगे। वो पैर पटकता हुआ दुकान से निकल गया था। मैं काफ़ी देर तक हैरानगी में ही बैठा रहा। छोटू और दुकान के बाकी लड़के भी सहमे हुए थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मालिक सुभाष किस हद तक जा सकता है, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर बहुत भरोसा था कि जब तक मैं हक के रास्ते पर हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वक्त गुजरता रहा। सुभाष साहब ने कई बार अपने आदमी भेजे, कभी लालच भी दिया तो कभी डराया, लेकिन मैं अपनी बात पर ही अड़ा रहा। उस बीच ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी की खुशी भी दी थी। घर में खुशियाँ उस वक्त दुगनी बढ़ गईं। अब घर में जगह की तंगी की वजह से हमने फैसला किया
कि अब पुराना घर गिराकर नया और बड़ा घर बनाया जाए। सब जमा पूंजी हमारे पास थी, इसलिए मैंने शहर के एक छोटे से इलाके में प्लॉट लेकर घर को बनाना शुरू करवा दिया। घर का काम शुरू हुआ तो खर्च भी बढ़ने लगे। जो पैसे जमा थे वो तेजी से घर बनाने में लग रहे थे। मैंने सोचा कि कारोबार तो अच्छा ही चल रहा है, साथ साथ घर का काम होता रहेगा। पर मुझे खबर नहीं थी कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार हो रही है। एक सुबह मैं दुकान पर पहुंचा तो देखा कि फूड अथॉरिटी की गाड़ी बाजार के चक्कर लगा रही है। ये वैसे तो आम सी बात थी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोपहर के वक्त वो आए। अचानक एक अजनबी आदमी दुकान पर आया। उसने हेलमेट पहन रखा था और मास्क लगाया हुआ था। भाई, मुझे शादी के लिए 50 किलो दूध चाहिए, पर मिलावट से शुद्ध होना चाहिए, उस आदमी ने कहा। तो मैंने मुस्कुराकर कहा कि भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप हमारा दूध चेक करवा लीजिए। अगर पानी की एक बूंद भी मिली तो जुर्माना दूंगा। वो आदमी अजीब सी नजरों से मुझे देख रहा था। ठीक है, मैं लेकर जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा, ये कहकर वो चला गया। पर उसके जाने के बाद मुझे दुकान के कोने में एक छोटी सी पॉलिथीन मिली। मैंने उठाकर देखा तो उसमें सफ़ेद पाउडर था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है और यहाँ पर कैसे आया। मैंने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया और ये बात भी आई गई हो गई। हमारा घर बनने लगा, पैसे तकरीबन ख़त्म हो गए थे और हाथ दोबारा से तंग होने लगा। मैंने कुछ सप्लाई की पेमेंट रोककर घर के मिस्त्रियों को पैसे दिए। मेरा प्लान था कि अगले हफ्ते की सेल से सप्लायर को क्लियर कर दूंगा और हालात दोबारा से टाइट होना शुरू हो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे सालों पहले थे। टेंशन की वजह से अब आकर मेरा व्यवहार भी कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था। रुचिका मुझे अक्सर समझाती थी कि आप परेशान नहीं हुआ करिए, पर मर्द की मजबूरी औरत क्या समझ पाएगी। फिर वो मनहूस सुबह आ गई। मैं अभी सोकर ही उठा था कि बाहर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। इतना शोर था कि पूरा मोहल्ला जाग जाए। मैं घबराकर बाहर भागा। दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस और फूड अथॉरिटी की गाड़ियां खड़ी हुई थी। कौन है? इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा था। कि जी मैं हूँ, सब ठीक तो है? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पकड़ लो इसको और घर की तलाशी ले लो। खबर मिली है कि यहाँ पर घर में केमिकल वाला दूध तैयार किया जाता है। सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम तो मिलावट से शुद्ध दूध बेचते हैं। पर मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था। पुलिस वाले घर में घुस गए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। माँ रुचिका सहमकर एक कोने में खड़ी हो गई थी। मेरी बेटी रो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद एक सिपाही अंदर से दूध के खाली ड्रम और वही सफ़ेद पाउडर की थैली लेकर निकला जो मुझे दुकान पर मिली थी और जिसको मैंने कूड़े में फेंक दिया था। पर ये यहाँ पर घर में कैसे पहुंची? मेरा दिमाग चक्कर खा गया। सबूत, ये देखिए, ये पाउडर, ये दूध में मिलाकर इसको गाढ़ा करते हैं। सिपाही ने उसे सबके सामने लहरा दिया। मैं सदमे में पत्थर बन गया था। ये पाउडर मेरे घर में किसने रखा, कब रखा? और तभी मेरे दिमाग में मालिक सुभाष की धमकी घूम गई कि ये इनकार तुम्हें एक दिन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो क्या ये उसकी हरकत थी? ये क्या बकवास है? साहब, ये पाउडर तो मेरा नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये कैसे यहाँ आया। मैंने ज़िंदगी में कभी भी मिलावट ही नहीं करी। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने इंस्पेक्टर के कदमों की तरफ हाथ बढ़ाया था, पर एक सिपाही ने मुझे जोर से धक्का देकर पीछे कर दिया। इंस्पेक्टर ने नफरत से वो थैली मेरे चेहरे के सामने लहराई। अरे शराफत के पुतले, ये सफ़ेद पाउडर क्या आसमान से टपका है? तेरे घर में रंगे हाथों पकड़े गए हो और अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुम जैसे लोग ही इस सोसाइटी के नाम पर कलंक हो, जो कुछ रुपयों के खातिर मासूम से बच्चों की जान से खेलते हो। माँ भी रोते हुए आगे बढ़ गई थी और इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए। साहब जी, मेरे बेटे पर जुल्म नहीं करिए। ये तो चींटी को भी तकलीफ नहीं देता। ये भला जहर कैसे बेच सकता है? ऊपर वाले के लिए उसको छोड़ दीजिए। ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है या ये किसी दुश्मन की चाल है। माँ की आवाज़ में ममता और एक ऐसा दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए, मगर उन वर्दी वालों के दिल शायद पत्थर के बने हुए थे। इंस्पेक्टर ने माँ को देखा और सख्त लहजे में बोला कि माँ जी, आप साइड पर हो जाइए। ये पुलिस का मामला है। फूड अथॉरिटी की टीम ने छापा मारा है और घर से ये सब कुछ बरामद हुआ। अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। उससे पहले कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे को दिलासा दे पाता, पुलिस वालों ने मुझे बाजू से पकड़कर घसीट लिया था और बाहर खड़ी हुई पुलिस जीप की तरफ ले जाने लगे। मोहल्ले के लोग जो कल तक मुझे इज्जत की निगाह से देखते थे, आज बस वो तमाशा देखने लगे। घर से बाहर निकल आए। उनकी नज़रों में मेरे लिए नफरत और सवाल के निशान देखकर मुझे लगा कि जैसे मैं जीते जी मर गया हूँ।
रुचिका दरवाजे की चौखट पर खड़ी हुई थी। माँ अपने दुपट्टे में मुंह छुपाए हुई थी। मेरा बेटा करके मुझे पुकार रही थी और उनकी ये आवाज़ मेरे सीने में चाकू की तरह चुभ रही थी। मगर मैं बेबस, मुझे हथकड़ी लगाकर पुलिस जीप के पिछले हिस्से में फेंक दिया गया था। गाड़ी चल पड़ी और उसमें सलाखों के पीछे से अपने घर को दूर होते हुए देखता रहा था। वो घर जिसको बनाने के लिए मैंने अपने दिन रात एक कर दिए थे, आज मुझे उसी घर से एक मुजरिम बनकर निकाला जा रहा था। मेरे दिमाग में माली सुभाष का वो चेहरा घूम रहा था, उसकी वो धमकी, ये इनकार, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ये आवाज़ मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि वो क्वार्टर में पाउडर की थैली उसी के किसी आदमी ने मेरे घर में छुपाई थी, ताकि मुझ पर झूठा केस बन जाए, मेरी दुकान पर कब्जा किया जा सके। मुझे सलाखों में बंद कर दिया गया। बदबू और सीलन से लदी दीवारें मेरे लिए नहीं थीं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेहनत की कमाई करने का सिला मुझे ये मिलेगा। थोड़ी देर के बाद मुझे कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर के कमरे में पेश किया गया, तो इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर था, गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था। कहने लगा, हाँ तो ये कब से कर रहे हो और कितने लोग तुम्हारे साथ शामिल हैं? इंस्पेक्टर ने ताने से भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा था। मैंने इंस्पेक्टर के आगे सर झुकाते हुए बेबसी से कहा कि सर, मेरा यकीन करिए, ये सब झूठ है। मैं एक ईमानदार दूध वाला आदमी हूँ। ये सारा गेम मालिक सुभाष के आदमी ने खेला है। वो मेरी दुकान को खरीदना चाहता था और मैंने उसको मना कर दिया, इसलिए उसने ऐसा करके मुझसे अपना बदला लिया। आप उनकी कार्रवाई करिए तो सब सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर ने जोरदार हंसी लगाई, जैसे मैंने कोई जोक सुनाया हो। वाह भाई, बड़ी फिल्मी कहानी सुना रहे हो तुम। मालिक सुभाष शहर का इतना बड़ा आदमी है, वो तुम जैसे दूध वाले के मुंह क्यों लगेगा? भला उसकी दुश्मनी तुमसे होगी? झूठ मत बोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। वैसे भी हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पक्के पक्के सबूत है और फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। तब इस बात पर मोहर लग जाएगी कि तुम ही मुजरिम हो। पता नहीं कब से तुम लोगों को ये जहर पिला रहे हो और कितने लोग इसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ मेरे साथ। ये कैसी अंधेर नगरी का हिसाब बन गया, जहाँ पर एक शरीफ को गुनहगार समझा जा रहा था। मैं गांव से ही तो शहर आकर बसा था ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। हमारा तो कोई इस शहर में बड़ा जानने वाला भी नहीं था जो मेरी सिफारिश कर सकता। हम तो गरीब लोग हैं और गरीब की कोई भी नहीं सुनता। मेरे घर में कोहराम मचा हुआ था। रुचिका और बच्चे डरे सहमे से थे कि अगर मैं जेल में रहा तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने फैसला किया कि वो फिर जमानत का इंतजाम खुद करेंगे। माँ ने वहाँ मौजूद कुछ बाजार का रुख किया। दुकानदारों के पास गई जो मेरे दोस्त कहलाते थे और जो अक्सर दुकान पर आकर मेरे साथ चाय पीते और दूसरे दोस्ती के दावे करते थे। सबसे पहले माँ साथ वाले दुकानदार सतीश चाचा के पास गई। पुलिस मेरे बेटे को पकड़कर ले गई। उसकी जमानत के लिए किसी की ज़रूरत है और कुछ पैसों की। आप उसको बचपन से जानते हैं ना, आप तो उसकी गवाही दे सकते हैं कि वो बेकसूर है। तो उन्होंने अपनी नज़रें चुरा ली। बहन जी, मुझे तो खुद नहीं यकीन आ रहा था कि मनोहर ऐसा भी कुछ कर सकता है, लेकिन मामला पुलिस और फूड अथॉरिटी का है। माफ़ कीजिए, मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे हैं और रही बात पैसों की, तो आजकल हल्का चल रहा है। मेरे पास तो दुकान का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उनका ये रूखा हुआ जवाब माँ के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो मायूस होकर दूसरे दुकानदार के पास गई जिसने पिछले महीने ही मुझसे उधार लिया था। बेटा, तुम तो सब जानते हो ना मनोहर कैसा है। इस वक्त उसको तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। आजकल ज़माना सच में बहुत ख़राब है। किसके दिल में क्या है ये बात कोई नहीं जानता। नहीं नहीं, मैं इस मामले में नहीं पड़ सकता हूँ। दरवाजे से उनको मायूसी ही मिली थी। वो लोग जो मेरे व्यवहार की सबको मिसाल देते थे, आज वो मुझे मुजरिम समझ रहे थे। सबका ये कहना था कि वो मुझे नहीं जानते। उस दिन ये बात साबित हो गई थी कि ये दुनिया मतलब की है। जब तक आपके पास सब कुछ है तो दुनिया आपके साथ है, पर जब बुरा वक्त आता है तो साया भी आपका साथ छोड़ जाता है। कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी जमानत करवा लेता, क्योंकि हर कोई मतलबी ताल्लुक रखने वाला था। दुनिया की बेरुखी देखकर माँ सीधा वहीं आ गई। वो थाने के गेट पर पहुंची तो उनको रोक लिया गया। माँ वहीं पर गेट पर बैठकर रोने लगी। उनकी हालत देखकर शायद किसी को तरस आ गया था। उनको अंदर आने की इजाज़त मिल गई। जब मैंने हवालात की सलाखों के पीछे से माँ को आते हुए देखा तो मेरा गला रोनेहार हो गया। उनकी चादर मिट्टी से भीगी हुई थी।
एक बेटे के लिए उससे बड़ी तकलीफ और दुख क्या हो सकती है कि उसकी बूढ़ी माँ इस वजह से थाने के चक्कर काट रही है। माँ सीधी इंस्पेक्टर के कमरे में गई। मैं उसी वक्त कान लगाकर उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा था। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैं ऊपर वाले का वास्ता देती हूँ। हम गरीब लोग हैं, हमारी बद्दुआ नहीं लीजिए। मैं अपने बेटे की जमानत की गवाही खुद दूंगी। माँ ने जवाब दिया तो उसने कहा कि ये कोई मामूली चोरी का केस नहीं है। आपके बेटे पर दूध में सेहत खराब करने के केमिकल को मिलाने का इल्ज़ाम है। फूड अथॉरिटी वालों ने उसको पकड़ा है और मौके से माल बरामद भी हुआ। वैसे भी ऐसे केस में जमानत मुश्किल से ही होती है। मेरा बेटा तो जेल में मर जाएगा। वो बहुत ही शरीफ है, उसने आज तक किसी का 1 रुपया भी नहीं मारा। अगर आपने अब और ज़्यादा शोर मचाया तो आपको भी लेडीज़ पुलिस के हवाले कर दूंगा। दखल करने पर माँ की हिचकियाँ बन गई थी। वो बेबसी की तस्वीर बनी हुई इंस्पेक्टर के कमरे से बाहर निकली, हवालात के पास से गुजरी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी थी। उसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया। मनोहर बेटा, सबने मुंह फेर लिया है, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अब बस ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर दे तो कर दे। मेरी फिक्र नहीं करिए, ऊपर वाला कुछ बेहतर करेगा। मैंने मुश्किल से अपने आंसू रोक लिए। माँ रोते हुए थाने के गेट से बाहर निकल गई थी। शाम का साया गहरा हो रहा था और हवालात में अंधेरा बढ़ रहा था। मैं दीवार से टेक लगाए आसमान की तरफ देखने लगा, जो छत के रोशनदान से थोड़ा सा नजर आ रहा था कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने तो उस विधवा के बच्चे को दूध पिलाया था ताकि कुछ भलाई कर सकूं। क्या मेरी भलाई का ये सिला है? मुझे इन जालिमों के रहमो करम पर मत छोड़ना। थाने में खामोशी छा गई। रात गहरी हो गई थी। मुझे उस दिन नींद नहीं आ रही थी। भूख और प्यास का एहसास भी खत्म हो गया था। बस ये बात खाए जा रही थी कि कल क्या होगा। क्या मुझे जेल भेज दिया जाएगा? क्या मेरी दुकान और घर बिक जाएगा? मालिक सुभाष की जीत मुझे अपनी हार से भी ज्यादा तकलीफ दे रही थी। अगली सुबह सूरज की किरणें हवालात में दाखिल हुई तो मेरी आंखों में जलन होने लगी। रात भर जागने की वजह से सर भारी हो रहा था। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही आया और उसने सलाखों का ताला खोल दिया। बोला, बाहर आ जा, तेरी किस्मत जाग गई है। मैं हैरान हो गया कि सुबह सुबह क्या परेशानी है। क्या मुझे अदालत ले जाया जा रहा है या फिर मैं जेल में लड़के के साथ बाहर आया और उसका व्यवहार कल के हिसाब से कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मनोहर साहब, बैठिए आप। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। कल तक जो मुझे और वो तुम कहकर बुला रहा था, आज सबके सामने आप कह रहा है। क्या हुआ है साहब जी? मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? मैंने पूछा था। इंस्पेक्टर ने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। कुछ नहीं, बस आपकी जमानत का मामला है। ऊपर से ऑर्डर आया है, आप फिक्र नहीं करिए। अब बस कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है, वो कर दीजिए। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ऑर्डर है और किसने जमानत कराई। और कोई दोस्त भी साथ देवता बनकर आ गया। दिल में उम्मीद की एक किरण जाग गई थी। क्या सच में ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली है? और थोड़ी ही देर के बाद मुझे इंस्पेक्टर ने कहा कि अब आपकी जमानत हो गई, आप जा सकते हैं। मैं हैरान था कि मेरी जमानत कैसे हो गई और किसने करवाई। हथकड़ी खोलने के बाद मुझे थाने से बाहर निकाला गया। जैसे ही मैं थाने से बाहर आया तो देखा कि सामने एक बड़ी सी सरकारी गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी के आसपास पुलिस वालों की भीड़ थी जो बहुत ही पास खड़े हुए थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा कि ये जरूर कोई बड़ा ऑफिसर है। जैसे ही गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला तो मैं देखता रह गया। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। कंधे पर लगा हुआ बैज धूप में चमक रहा था। वह जरूर कोई ऊंची पोस्ट वाला सरकारी ऑफिसर था, शायद असिस्टेंट कमिश्नर, थाने की एसएचओ। और वही ऑफिसर जो मुझे गालियां दे रहा था अब भीगी बिल्ली की तरह बना हुआ दौड़कर आगे बढ़ गया और एड़ी जोड़कर जोरदार सैल्यूट मारा। वो एक महिला अधिकारी थी, करीब 40 के आसपास उम्र, सादा लेकिन सलीकेदार साड़ी, कंधे पर स्टार लगा हुआ बैज था। उसके चेहरे पर न रौब का दिखावा था और न ही नरमी, बस एक अजीब सी ठहराव वाली गंभीरता थी। इंस्पेक्टर तुरंत सीधा खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मैडम। आवाज में घबराहट साफ पता चल रही थी। उस महिला अधिकारी ने हल्की नजर घुमाई, फिर मेरी तरफ देखा। आप मनोहर हैं? जी मैम। मेरी आवाज खुद मुझे भी अजनबी सी लग रही थी। उन्होंने फाइल खोली। कल की कार्रवाई नियमों के खिलाफ है। बिना लैब रिपोर्ट, बिना नोटिस के सीधे गिरफ्तारी की हुई है। ये तरीका कब से चलने लगा है? हाँ, उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा और वो इंस्पेक्टर पसीना पोंछने लगा। मैम, हमें तो ऊपर से दबाव था। ऊपर से या फिर सुभाष मालिक से? उनकी आवाज शांत थी
लेकिन शब्द हथौड़े के जैसे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। उस महिला अधिकारी ने टेबल पर एक पेन ड्राइव रखी और कहा, ये फुटेज आज सुबह मेरे ऑफिस पहुंचाओ। आपकी दुकान के पीछे की गली का इसमें साफ साफ दिख रहा है। एक आदमी हेलमेट में है और वही सफेद पाउडर आपके घर में रखते हुए दिखा। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मैम, ये फुटेज। उन्होंने मेरी ओर देखा। आपकी पत्नी ने भेजा है। रात भर वो भाग दौड़ करके ये हासिल कर पाई। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। रुचिका, जिसने चुपचाप वो लड़ाई लड़ी, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। फिर उस महिला अधिकारी ने इंस्पेक्टर की तरफ पलटकर कहा, इस केस में सबूत गढ़ने, निर्दोष को फंसाने और बाहरी दबाव में काम करने की रिपोर्ट मैं आज ही भेज रही हूँ और सुभाष मालिक के खिलाफ साजिश और ब्लैकमेलिंग का केस भी दर्ज होगा। इंस्पेक्टर की आवाज़ गले में अटक गई। मैम, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका लहजा शांत था, लेकिन फैसला हो चुका था। मुझे रिहा किया गया। थाने के बाहर रुचिका खड़ी हुई थी, थकी हुई, मगर उसकी आंखों में अब अजीब सा सुकून भी था। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया, जैसे फिर से जिंदा पाया हो। और फिर कुछ महीनों के बाद सुभाष मालिक की गिरफ्तारी हुई। वो प्लाजा जो उसने सोच रखा था, जिसकी बुनियाद पर हमारी दुश्मनी शुरू हुई, पर वो कभी बना ही नहीं। और वो मुझे मिट्टी में मिलाना चाहता था। उसने मेरे लिए ही गड्ढा खोदा, पर कुदरत ने इंसाफ किया। उसने उसको ही गड्ढे में गिरा दिया। कहते हैं ना कि जो दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद उसमें ज़रूर गिरता है। वैसे भी बुराई पर अच्छाई ही जीत हासिल करती है। बुराई एक न एक दिन ढह ही जाती है। मेरी दुकान आज भी वही है, थोड़ी और बड़ी हो गई, लेकिन पहले से ज़्यादा सादगी के साथ है। और अब मैं ये बात बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि कुछ लड़ाइयाँ तो ऐसी होती है जिनको हौसलों की तपिश, सच्चाई की आग और एक मजबूत औरत की हिम्मत से ही जीता जा सकता है। ये कुछ हमारे साथ हुआ था। कैसे रुचिका ने वो सबूत, वो फुटेज इकट्ठा करके उस महिला अधिकारी तक पहुंचाई थी ताकि मेरी जमानत हो सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी पैसा, ताकत या पहचान नहीं होती, बल्कि ईमानदारी, सब्र और सही वक्त पर सही लोगों पर भरोसा होता है। मनोहर की जिंदगी इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। एक आम सा दूध वाला, जिसने कभी मिलावट का रास्ता नहीं चुना था, जिसने अपनी मेहनत से नाम कमाया, लोगों का भरोसा जीता और अपने परिवार को सम्मान की जिंदगी दी थी, वही इंसान एक झूठी साजिश का शिकार बन गया। ये दिखाता है कि अच्छाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, उसमें कई कांटे बिछे होते हैं, लेकिन वही रास्ता आखिरकार इंसान को सही मंजिल तक पहुंचाता है। और तरक्की के साथ दुश्मन भी पैदा होते हैं। जब तक मनोहर छोटा था, सब उसके साथ थे। जैसे ही उसका कारोबार बड़ा हुआ, तो उसकी ज़मीन की कीमत बढ़ी। वैसे ही सुभाष मालिक जैसे लोग सामने आए, जिनके लिए इंसानियत से ज़्यादा मुनाफा मायने रखता है। ये समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि ताकतवर लोग अक्सर अपने फ़ायदे के लिए कमज़ोरों को कुचलने से नहीं हिचकते हैं। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि झूठ चाहे जितना चालाक हो, सच्चाई के सामने टिक नहीं पाता। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि औरत की ताकत। रुचिका एक शांत, सादी सी और घरेलू औरत थी, लेकिन जब उसके पति पर मुसीबत आई, तो वही औरत चट्टान बनकर खड़ी हो गई। उसने रोना नहीं चुना, उसने हार नहीं मानी, उसने सबूत ढूंढे, रात रात भर भागदौड़ की और सही अधिकारी तक पहुंची, फिर सच को सामने लाकर रख दिया। ये साबित करता है कि औरत की ताकत उसकी आवाज़ की ऊंचाई में नहीं होती, बल्कि उसके हौसले और सब्र में होती है। कई लड़ाइयाँ तलवार से नहीं, हिम्मत और समझदारी से जीती जाती हैं। माँ का किरदार भी हमें ये सिखाता है कि माँ की बद्दुआ या आशीर्वाद दोनों बहुत भारी होते हैं। जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब भी एक माँ अपने बेटे के लिए दर दर भटकी। समाज का असली चेहरा भी सामने आया। जो लोग कल तक दोस्त थे, वही मुसीबत में दूर हो गए। इससे ये सीख मिलती है कि मतलबी रिश्तों पर नहीं, अपने कर्मों और ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर में इस कहानी की ये साफ सीख है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो एक दिन खुद उसमें गिरता है। बुराई चाहे कितने भी ताकतवर लगे, अच्छाई देर से सही लेकिन जीतती ज़रूर है। और हर जंग बल से नहीं, बल्कि सच्चाई, सब्र, हौसले और एक मजबूत साथी के साथ जीती जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।